CSCS Tesil Katarian with lots of energy. We are going to start with today's session जो कि होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 यूनिट नंबर 2 जो आपके मॉड्यूल में यूनिट नंबर 2 के नाम से है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है बच्चों के साथ इस यूनिट में ये दिक्कत होती है कि सबसे पहला जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यही नहीं समझता कि यार मैम प्रोविजन लिखना है या एनालिसिस लिखना है, क्योंकि हर प्रोविजन के नीचे एनालिसिस दिया है। अब यही नहीं समझ में आता कि यार प्रोविजन लिखे एनालिसिस लिखे, यही समझ में नहीं आता बच्चों को। सबसे पहला तो दिक्कत ये होता है। डोंट वरी, उसका सोल्यूशन है। ये सिर्फ और सिर्फ 13 पेजेस में पूरा यूनिट मैंने आपको समराइज करके दिया है। इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 13वीं पन्ने में बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगी कि जिसमें बच्चों को जो दिक्कत होती है ना कि यार मतलब समझ नहीं आ रहा है कि यार ये लिखे वो लिखे, या फिर ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन में से कैसे चूज करना है वो समझ में नहीं आता। मैंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चों को बता दिया था कि देखो ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन पे या इस सेक्शन में ये लाइन्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छे से लिखा। क्यों? क्योंकि उनको बता दिया था कि भाई इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे स्टेटमेंट में से तुमने कौन सा स्टेटमेंट चूज करके लिखना है। बट ये किसी भी फैकल्टी के लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई कम से कम 500 क्वेश्चंस होंगे, 600 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे सामने जो सीए फाउंडेशन में पूरे सिर्फ और सिर्फ लॉ को लेकर रहेंगे। अब इतने सारे हर एक क्वेश्चन में आपको ये बताना कि इसमें ये लिखो उसमें वो मत लिखना, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको एज अ स्टूडेंट ये एक आर्ट डेवलप करनी होगी कि यार कौन सा चीजें पर अपने को फोकस करना है, कौन सी चीजें लिखनी है और कौन सी चीजें छोड़नी है। ये अपने को खुद को क्या बोल सकते हो, एक्सपीरियंस से आना चाहिए। ऐसे रट्टा मार के भी नई चीजें होती है। तो ये चीज को या ये स्किल को आपको सीखना है ये यूनिट के थ्रू। सबसे पहली तो ये बात है। मतलब देखो, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ना। पास तो तुम वैसे भी हो जाओगे अगर शिद्दत से पढ़ाई करिए, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करिए तो पास थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजीज गाइडेंस है और तुम पास हो जाओगे। लेकिन पास होने के साथ कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी है, जो आपको इंटर लेवल पर काम में आएगी। सबसे पहला उसमें से लॉ के लिए तो बहुत जरूरी होता है कि क्या करना है और क्या छोड़ना है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये पूरा का पूरा जो यूनिट है उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है पूरा का पूरा। देखो, दो तरीके से चीजें होती है, या तो एक इंफॉर्मेटिव होता है, एक कॉन्सेप्टिव होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी चीजें होती है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड एज सच इसमें नहीं मिलेगा तुमको। इसमें ज्यादा चीजें जो भी रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस जो भी है वो सारे के सारे इंफॉर्मेटिव है। तो इन्फॉर्मेशन भी कौन सा याद करना है, कौन सा छोटा है वो भी समझाऊंगी। तीसरी बात, कौन से सेक्शंस बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो भी समझाऊंगी। उस सेक्शन को छोड़कर मत जाना। मतलब बच्चा यूनिट नंबर 2 छोड़कर जाता है, समझ में आता है, ठीक है, समझ गए कि यार ठीक है तुम छोड़ रहे हो, बट एटलीस्ट प्लीज जो सेक्शंस बता रही हो कि जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उनको तो छोड़कर मत जाना, क्योंकि वो हर एग्जाम में वो क्वेश्चंस आते हैं और बच्चा वो वही क्वेश्चन छोड़ के जाता है जो आने वाला है। तो तुमने 10 और चीजें पढ़कर क्या फायदा, जो चीजें आ ही नहीं रही लेकिन तुमने पढ़ ली तो सेंस ही नहीं बनेगा। उल्टा जो बच्चा भले ही 10 चीजें छोड़ के जाए लेकिन उसको पता है कि इस पर आता है क्वेश्चन और वही वो चीज करके जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आप फेल हो जाओगे। लेकिन वो बच्चे ने जिसने स्मार्ट वर्क किया है, जिसको पता है कि क्या करना चाहिए था और क्या छोड़ना चाहिए था, वो पास हो जाएगा। तो प्लीज ये चीजों पर फोकस करो। ये पूरा यूनिट मैंने उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कि समझने में दिक्कत होनी चाहिए ना, प्रोविजन लिखे एनालिसिस का झिकझिक होना चाहिए। वो स्किल जो आपको डेवलप करना चाहिए। अब आप क्या करना, ये जो नोट्स है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे करना है। मतलब मैं अभी वीडियो में तो आपको नोट्स दिखा दूंगी, बट बाद में आप क्या करोगे, तो इसीलिए आप बाद में क्या करना, ये नोट्स देखना और मॉड्यूल सामने रखना। मॉड्यूल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मे भी मुझसे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मुझसे नहीं पढ़े होते बट देखते वीडियोस। तो जब वो देखते तो आप, मुझे नहीं पता कि आप कौन सा बुक रेफर कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने मॉड्यूल का रेफरेंस दिया। आप मॉड्यूल देख लेना, आप ये वाले नोट्स देख लेना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजों को मैंने छाट कर वहां से यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जो बोलते हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जैसे पढ़ाया जाता है सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, तो वो सारी चीजें आपको ये पर्टिकुलर सेशन में मिलेगी। स्पेशली यूनिट नंबर 2 मेरे साथ लगे रहना पूरा, जब तक एंड तक, जब तक मैं पढ़ा रही हूँ तब तक आप फोकस के साथ पढ़ना। आई विल गारंटी यू कि ये यूनिट उसके बाद आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। समझ में आई बात? तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। मैं पहले इंपॉर्टेंट सेशन से स्टार्ट करूंगी जो कि आएगा। देखो, ये जो पूरा यूनिट है सेक्शन नंबर 9 से स्टार्ट होता है और खत्म होता है ऑलमोस्ट 37-38 पर। ठीक है, 37-38 पर खत्म होता है। वो इतने सारे सेक्शंस को
अब उसमें से सबसे पहले कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो 31 से लेकर 35, बिकॉज ये गारंटी एग्जाम में आना ही। तो ये तो कम से कम करके ही जाओ। बच्चा यूजुअली क्या करता है, स्टार्टिंग में बहुत जोश जोश से देखता है, फिर बाद में एंड में उसका एकदम ऐसी एनर्जी लो 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 होती रहती है। तो इसके लिए वो ना चीजें हो, और तब एंड में तो इसलिए ऐसे सेक्शंस लेंगे जो कि थोड़े बहुत 19-20 थोड़ा बहुत ठीक है, किया नहीं किया, देखा नहीं देखा तभी भी चलेगा, ऐसे टाइप के सेक्शंस होंगे। स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो जो सेक्शंस मुझे लगते हैं मैं वो पहले कवर करूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर फ्रॉम सेक्शन नंबर 31 to 35। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। जो भी बात करते हैं ये सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं कि भाई कोई भी पार्टनर आता है फर्म में और कोई भी पार्टनर जाता है तो क्या क्या चीजें होने वाली है फर्म में, तो उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, जो भी चेंज हुआ है पार्टनरशिप में, आपका जो रिकंस्टिट्यूशन जिसे बोला जाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उस पर पूरे के पूरे ये सारे सेक्शन बेस्ड है। दूसरी बात, जो जो इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत कीवर्ड्स जिसको बोलते हैं ना यार, बस वो कीवर्ड्स देखकर मार्क्स दे देता है सामने वाला एग्जामिनर आपको, तो उसको मैंने ब्लू में मार्क करके रखा है ताकि आपको सिर्फ वो वर्ड्स, मतलब आपको भी आपके एग्जाम में हाईलाइट करना है। हाईलाइट मतलब हाइलाइटर से हाईलाइट की बात नहीं कर रही, आपने पेंसिल से बस उसको नीचे अंडरलाइन कर देना, ताकि नजर जो चेक करने वाला होता है उसकी नजर सिर्फ उन्हीं शब्दों पर जाती है और वो आपको मार्क्स देगा। ध्यान से समझो, आपको वो जो भी टाइम है 3 घंटे आप पेपर लिखोगे, लेकिन सामने वाला 30 सेकंड में पेपर चेक करके बाहर फेंकने वाला है, तो उसकी नजर जो होगी वो सारे कीवर्ड्स ढूंढेगा, वो सिर्फ कीवर्ड्स देखेगा, लिखा है सेक्शन नंबर लिखा है, हाँ बस मार्क्स दे देगा और बात खत्म होती है। क्योंकि कोई भी इतना डिटेल में हर एक आंसर शीट पढ़ते बैठने वाला नहीं है, ये आप खुद भी जानते हो। और आपको इसी तरीके से इस सिचुएशन को या इस मेंटालिटी को सामने वाले के समझकर आपको भी गेम खेलना होगा, और इसीलिए ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला सेक्शन बात करेंगे, सेक्शन नंबर 31, जो कि बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। देखो कोई भी पार्टनर, अभी इनकमिंग पार्टनर आपने पार्टनरशिप इवन अकाउंट्स में भी सीखा होगा, आप लॉ में भी पार्टनरशिप एक्ट सीखते हो, तो जब भी कोई भी पार्टनर या तो आता है या तो जाएगा, जाने वाले पार्टनर्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले तो आने वालों की बात करते हैं। तो सेक्शन 31 क्या बात करता है, जो भी इनकमिंग पार्टनर। अब पार्टनरशिप बोलते से दिमाग में पहली चीज आती है यार अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, ज्वाइंटली सेवरली लायबल, एक ने कांड किया दूसरा भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे जो हो जाए एक का कांड दूसरा रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। एक कांड एक का है, लायबिलिटी एक की वजह से आएगी, लेकिन भरनी सबको पड़ेगी, जो जो पार्टनर्स होंगे उस पार्टनरशिप फॉर्म में उन सबको भरनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जब भी कोई भी पार्टनर आएगा तो अब उसकी लायबिलिटी कब से मानी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल है, जब भी वो पार्टनर इंट्रोड्यूस होगा तब से उसकी लायबिलिटी आएगी। उसके पहले जब वो पार्टनर था ही नहीं और पार्टनरशिप फर्म ने कोई कांड करे है, उसके लिए ये इनकमिंग पार्टनर लायबल नहीं रहेगा। तो ध्यान से समझना, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, कोई भी इनकमिंग पार्टनर होता है, कोई भी इनकमिंग पार्टनर होगा तो सबसे पहला वो आएगा कैसे, सबसे पहले तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, ऑल पार्टनर्स कंसेंट दे देंगे, फिर वो इंट्रोड्यूस होगा। दूसरी बात, उसकी लायबिलिटी कब आएगी, देखो फर्म ने जो भी स्टार्टिंग में जो भी उसके इंट्रोडक्शन के, ये इधर आया है, चलो मान लो इधर इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, ये डेट पर हुआ है, अब इसके पहले जो भी कांड करे उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के जो भी कांड है उसके लिए वो लायबल होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से, केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्पल देती हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझेगा। अज्यूम करो एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है XYZ। पार्टनरशिप फर्म XYZ ने डिसाइड किया था कि एक जो भी यहाँ पर एक सप्लायर है, सप्लायर ने क्या करना है, सप्लायर ने पार्टनरशिप फर्म को कुछ रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करना था। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना था। सप्लायर है ये बंदा, अज्यूम करो इस सप्लायर ने जो भी पार्टनर्स है, इन पार्टनर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना था। अब हुआ ये कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब मिस्टर ए पार्टनर नहीं थे XYZ में। अब पार्टनर नहीं थे जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन जो भी माल आया या जो भी एंट्री हुई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो तो पार्टनर आने के बाद हुई। अब आप बताओ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो आने से पहले, एंट्री हो रही वो आने के बाद। अब आप मुझे बताएंगे कि मिस्टर ए लायबल होगा या नहीं होगा। तो आपको समझना है कि देखो उसके आने के बाद ही लायबिलिटी आने वाली है। अगर ये एंट्री बाद में ही, मतलब ही मिस्टर ए भी लायबल माना जाएगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट इधर हुआ हो, भले ही कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ हो, लेकिन ए आने के बाद सारी चीजें स्टार्ट हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट की, इसका मतलब ए भी लायबल होगा। तो आपको ये समझना है, जैसे ही ए आया
उसके बाद जो जो कांड हुए हैं उन सब के लिए ए लायबल होगा। फिर भले उसका थोड़ा बहुत कांड पहले हुआ होगा तो थोड़ा बहुत जो पहले हुआ है वो छोड़ दो, लेकिन आगे जो भी कांड हो रहा है, सपोज मान लो इधर 10 लाख रुपए देने थे, ठीक है, और ये जो 10 लाख थे, ये 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसे हर महीने देने हैं। अभी ये पूरा जो भी जर्नी था, ये जो भी टाइम पीरियड था, सब मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आने से पहले तक का, चलो मान लो कि वो 3 महीने का था, ठीक है। अब हर महीने 10 लाख देने, तो पहले के 30 लाख के लिए तो ए लायबल नहीं, लेकिन आगे जो भी टाइम पीरियड बचा है वो आने के बाद का, उस ईयर का, ऑब्वियस सी बात है उसके लिए ए लायबल रहेगा। तो आपको ये समझना है इनकमिंग पार्टनर जब भी आएगा वो लायबल होगा। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट टू द, ऑब्वियस सी बात है, हाँ अगेन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ये तो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है रहे ऐसा? क्योंकि ये आप बात बहुत ध्यान से समझो कि कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर जो होते हैं ना, पार्टनर आते तो है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स आते तो है पार्टनरशिप फर्म में, बट ऐसा होता है ना कि उनके बीच में पार्टनरशिप एक्ट कुछ बात कर रहा है और उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट कुछ और बात कर रहा है। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा पहले जो भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट और होगा, आई वुड से जो भी उनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो ओवरराइड करेगा योर पार्टनरशिप एक्ट। तो अगर पार्टनरशिप एक्ट कुछ बोल रहा है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट कुछ बोल रहा है कि भाई ये चीजों के लिए मिस्टर ए लायबल नहीं होगा, तो मिस्टर ए लायबल नहीं होगा। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला, एग्रीमेंट कुछ भी नहीं बोलता है, तो ऑब्वियस बात है सेक्शन को फॉलो करने का। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, no person shall be introduced, no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners। सारे के सारे पार्टनर ने हाँ बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 पार्टनर है, 3 हाँ बोल रहे, मेजोरिटी हो गई, हाँ चलो ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। चारों के चारों ने हाँ बोलना चाहिए, ऑल पार्टनर्स का हाँ आना ही चाहिए। अगर ऑल पार्टनर्स हाँ बोल देंगे देन यू कैन introduce him as a partner in a partnership firm, subject to the provision of section number 30। section number 30 बात करता है माइनर के बारे में, वो हम लोग देखेंगे बट बाद में। a person who introduced as a partner into a firm does not become liable for any act when the for any acts of the firm before he becomes a partner। मतलब क्या, कोई भी कांड जो पहला करा है उसने पार्टनर बनने से पहले जितने भी कांड करे उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट डन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पार्टनर, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। The liabilities of the new partner ordinarily commence from the date when he is admitted as a partner। ऑब्वियस सी बात है, जब वो एडमिट होगा उसके बाद ही, एडमिट मतलब हॉस्पिटल के एडमिट होने की बात नहीं हो रही, फर्म में एडमिट होगा। फर्म में जब एडमिट होगा, unless he agrees to pay the liabilities which the firm incurred before his introduction। ये आपके शब्दों में आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सेम कॉपी पेस्ट छापने की जरूरत नहीं, बस क्रक्स याद रखना कि भाई देखो सबसे पहली बात तो ये है कि वो लायबल सिर्फ उन्हीं लाइबिलिटीज के लिए रहेगा जिसके लिए वो जो आने के बाद की होगी, एडमिट होने के बाद की होगी, अनलेस उन्होंने अगर कुछ डिसाइड किया है पहले से पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर, तो उसके बेसिस पर आप उसकी लायबिलिटी, भले ही पार्टनरशिप फर्म ने उसके इंट्रोडक्शन से पहले कुछ कांड करे हो, उसके लिए भी आ सकती है अगर वो अग्री कर लेते हैं तो। और इंट्रोडक्शन जो भी होगा वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स होगा। द न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु जॉइंस मे अग्री to assume the liability of the existing debts of the old firm, and the creditors may also agree to accept the new firm as their debtor and discharge the old partners। The creditor's consent is necessary in every case to make the transaction operative। ये इसका मतलब ध्यान से समझो, ये बेसिकली बात इसीलिए करी गई है बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो मैं कुछ सेक्शन है जिन पर बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इस पर बहुत सारे केस स्टडीज फ्रेम होते हैं और फिर बच्चे को प्रोविजन में भी पता होता है लेकिन केस स्टडी में अप्लाई कैसे करना वो भी नहीं समझता। ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई ये प्रोविजन अप्लाई कैसे करे ये नहीं समझता, तो वो भी समझ लो कि क्या लिखा है, कि क्या होता है कि कभी कभी जब ये नया पार्टनर आता है उस वक्त आपके पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब XYZ कंपनी, आपकी जो भी XYZ एंड को का मतलब कंपनी नहीं होता हमेशा, ठीक है। को का मतलब एसोसिएशन ऑफ पीपल होता है। तो अज्यूम करो कि आपके XYZ नाम की फर्म है, आपकी XYZ फर्म में X, Y एंड Z वेयर द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर है, XYZ नाम से रजिस्टर है, X, Y एंड Z पार्टनर्स थे, ये भी रजिस्टर है। अब आया है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए आने के बाद ऑब्वियस सी बात है आपको उस पार्टनर को भी रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। अगर वो पार्टनर को आप रजिस्टर नहीं करवाते हो तो उस पार्टनर की लायबिलिटी नहीं रहेगी उसके बाद, क्योंकि वो पार्टनर एज अ पार्टनर रहेगा ही नहीं, अज्यूम ही नहीं करा जाएगा कि वो पार्टनर है।
तो ये सारी चीजें मैं सेक्शन 69 में समझाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ रेफरेंस अभी दे रही हूँ, डिटेल में नहीं समझा रही, सिर्फ रेफरेंस दिया है कि भाई जब भी वो आता है ना नया पार्टनर, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी कि भाई ये नया पार्टनर हमारे फर्म में आया है। अगर वो XYZ, मैं ये नहीं बोल रही कि फर्म का नाम बदल दो, फर्म का नाम XYZ है, XYZ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें ये डाल दो कि X, Y एंड Z के साथ साथ अब A भी उसमें पार्टनर है, ये डालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होगा, अब क्रेडिटर के पास ये राइट है कि भाई तुम जब केस फाइल करोगे तब सिर्फ X, Y, Z के अगेंस्ट नहीं, A के अगेंस्ट भी कर सकते हो। तो इसलिए क्रेडिटर का कंसेंट होना चाहिए जब भी कभी अगर ऐसा होता है कि पुराने लायबिलिटीज के लिए आप कोई नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराते हो, तो पुराने लायबिलिटीज के लिए अगर लायबल होगा तो क्रेडिटर्स का कंसेंट मैंडेटरी होगा। नोवेशन इज अ टेक्निकल टर्म फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड लायबिलिटी। नोवेशन वगैरह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको आता है, ये मैं अज्यूम करके आगे चल रही हूँ। नॉट कन्फाइंड ओनली टू द केस ऑफ पार्टनरशिप बट मेयर अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कैन नॉट ऑपरेट एज अ नोवेशन। मतलब क्या, ये लाइन का मतलब ये समझाया है उन्होंने कि भाई देखो सिर्फ पार्टनर के बीच में, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, अब ये XYZ है, ये पहले से ही पार्टनरशिप फर्म थी XYZ के नाम से, अब आया है मिस्टर ए। अब ये जो मिस्टर ए आया है, इन सबके बीच में पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो बन गया, ठीक है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो बन चुका है, लेकिन ये रजिस्टर नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। तो नोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अमंग द पार्टनर्स आपने अग्री कर लिया कि हाँ ये पार्टनर है, ये भी लायबल रहेगा, ऐसा नहीं चलता। ये लाइन अब वापस से पढ़ो। नोवेशन इज अ टेक्निकल टर्म। In this term, contract for substituted liability of a course, not confined मतलब not restricted to only the partnership। सिर्फ पार्टनरशिप के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब ही क्या कि सिर्फ वही मेयर पार्टनर के बीच में, मेयर अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कैन नॉट बी ऑपरेटेड एज अ नोवेशन। सिर्फ पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ, सिर्फ पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ का मतलब ये नहीं है कि भाई तुमने नोवेशन कर दिया, तुमने सब्सटीट्यूशन कर दिया, अब एक को भी लायबल माना जाएगा, नहीं। अमंग द पार्टनर्स सिर्फ सब्सटीट्यूशन अलाउड नहीं है, रजिस्टर भी करो उसको एज अ पार्टनर। Thus an agreement between the partners of the incoming partners, he shall be liable for the existing debts, will not ipso facto give the creditors of the firm any rights against him। क्यों? मतलब ही बेसिकली क्रेडिटर्स को ए के अगेंस्ट राइट नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं है, तो कहां से उसके अगेंस्ट तुम लायबिलिटी मांगोगे, इसीलिए। इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ टू पार्टनर्स, ऑब्वियस सी बात है, दिस सेक्शन does not apply to a partnership where two partners which automatically dissolve the firm because of the debt। मतलब क्या, दो पार्टनर्स में से एक की डेथ हो गई तो ये पार्टनर, ये जो क्लॉज है वो वैसे भी नहीं लगेगा कि भाई इनकमिंग पार्टनर आया वगैरह, तब तो फर्म ही आपकी डिसॉल्व हो जाती है। वो सारा सेक्शन नंबर 44 और उसमें देखना। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। सबसे पहला मैं कीवर्ड्स एक बार वापस से आखिरी बार रिपीट करा रही हूँ। सेक्शन नंबर 31, सबसे पहला, कोई भी नया पार्टनर आएगा वो इनकमिंग पार्टनर होगा, वो इनकमिंग पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ही आएगा। दूसरा लाइन, जब भी इनकमिंग पार्टनर आएगा, ही विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, ही विल बी लायबल ओनली फॉर ऑल दोज what you can say, all those transactions which will be incurred by the firm after his introduction as a partner and not for the before। मतलब पूरी पिछली जो भी उनकी जन्म कुंडली थी उसके लिए नया पार्टनर लायबल नहीं होगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड और सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अगर वो अग्री कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, अग्री कर रहा है तो लायबल बना दो। बट ये जब भी आप काम करोगे उस वक्त क्रेडिटर का कंसेंट लेना जरूरी है। क्रेडिटर में जब हाँ बोलना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि एट दी एंड लायबिलिटी आपके फॉर्म पर है और लेने वाला क्रेडिटर है। तो जब आप उसको पैसा दोगे तब वो ए को लायबल कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्रेडिटर का कंसेंट लेना जरूरी है। सिर्फ अमंग द पार्टनर्स आपने पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना दिया और बात खत्म हो गई, हाँ बाबा ए को लायबल बना दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। आई होप सो यू अंडरस्टूड सेक्शन नंबर 31 अभी बहुत डिटेल में। इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन नंबर 32 की। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। रिटायरमेंट ध्यान से समझना। अब रिटायरमेंट जो भी होता है, कोई भी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स से होता है। रिटायरमेंट के लिए भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा सारे के सारे पार्टनर्स का। इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, कि उनमें एक्सप्रेसली ऑलरेडी अग्रीमेंट हो चुका है कि भाई ये पार्टनर इस टाइम के बाद बाहर चला जाएगा। और वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, सेक्शन नंबर 7 ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, देख लेना, चेक कर लेना। पार्टनरशिप एट विल होता है तो क्या होता है, बाय गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर।
सो बेसिकली अगर पार्टनरशिप एट विल है तो तुम राइटिंग में नोटिस देकर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेंट सारे पार्टनर्स का लगता है यूजुअली, एंड उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती तुमको फॉर्म में रखवाएंगे, हाँ तुमने तो नोटिस दे दी लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर वो चाहे तो राइटिंग में नोटिस देकर चला जा सकता है, कंसेंट सारे पार्टनर्स का लेकर चला जा सकता है, या तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट करो फिर वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये जो रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब जो जाने वाला पार्टनर है, वो कब तक लायबल रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये तो ठीक है कि सारे पार्टनर्स के कंसेंट से जाएगा, एक्सप्रेस अग्रीमेंट से जाएगा, या तो फिर राइटिंग में नोटिस दो, पार्टनरशिप एट विल है, राइटिंग में नोटिस एंड टाटा बाय बाय टेक केयर। तो अगर ये तो ठीक है कि कैसे जाएगा, लेकिन वो जाने के बाद वो लायबल होगा या नहीं होगा, वो क्वेश्चन है। तो जब भी रिटायरिंग पार्टनर की बात आती है, जब भी कभी रिटायरिंग पार्टनर की बात आती है, अज्यूम करो ये मिस्टर ए है जो रिटायर हो रहा है, नहीं मिस्टर ए नो को, मिस्टर पी है जो रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब ये जब रिटायर होगा, इसकी लायबिलिटी के लिए मैं दो तरीके से आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। जिस भी दिन वो गया फर्म से, जिस भी दिन ये फर्म से गया, यहाँ पे चलो मान लो यहाँ पर वो रिटायर हो गया, इतने टाइम के लिए वो पार्टनर तो था फर्म में, तो ये टाइम पीरियड जहां पर भी वो पार्टनर था, उस टाइम पीरियड के लिए वो लायबल रहेगा। ये जो भी रिटायरमेंट होगा उसका, उसके बाद वो लायबल नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे नया पार्टनर आता है उसके बाद के कांड के लिए वो लायबल है, वैसे ही जाने वाला भी उसके जाने के बाद के कांड के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन ये जो जाने के बाद का कांड है, उसके लिए कभी कभी वो लायबल बना सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि तुमको जाते टाइम पर कंपलसरी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, पब्लिक नोटिस देने का मतलब क्या है। पब्लिक नोटिस इज नथिंग बट छोटा सा न्यूज़पेपर है, इतने से छोटा सा, इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, कुछ कोई पढ़ता भी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अक्षरों में आपको लिख के देना पड़ता है कि भाई मैं ये फॉर्म से जा रहा हूं, ये लिखकर आपको पब्लिक नोटिस देना है। अभी होता क्या है, ध्यान से समझना। अज्यूम करो एक सिचुएशन कि जिस दिन वो गया, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अज्यूम करते हैं हम लोग 1 जनवरी को ये पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुई, 1 अक्टूबर को मिस्टर पी बाहर जा रहा है, ठीक है। जिस दिन वो गया उसी दिन उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, PN लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म, PN इज पब्लिक नोटिस दे दिया, बात खत्म हो गई। 1 अक्टूबर के लिए के बाद के लिए वो लायबल नहीं होगा, सिर्फ इतने टाइम के लिए वो लायबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अज्यूम करो वो गया तो 1 अक्टूबर को था, ठीक है, वो गया तो 1 अक्टूबर को था, लेकिन पब्लिक नोटिस हुशार ने दी है, यहाँ पर अज्यूम करते हैं हम लोग मे बी 1 नवंबर को, ठीक है। तो अब ये जो 1 मंथ था, अब ये 1 मंथ के लिए अज्यूम करो उसी टाइम पर ये 1 मंथ में कोई सप्लायर था जिसको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो उसने भरोसा रखकर आपको दे दी, गुड्स दे दिए। फिर अभी आपको गुड्स दे दिया, आप ये अज्यूम करके कि मिस्टर पी अभी भी उसमें एज अ पार्टनर है, आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, देन इन दैट सिचुएशन अगर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, देन जो भी मिस्टर पी होगा वो लायबल होगा। भले ही तुम फर्म से रिटायर हो जाओ 1 अक्टूबर को, फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो 1 मंथ के लिए, कौन सा, ये जो 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, जब तक आपने पब्लिक नोटिस नहीं दी, आप लायबल रहोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पूरे रिटायरमेंट के केस का। क्या क्या लिखा है देखो, और रिटायरिंग पार्टनर मे डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर द रिटायरमेंट बाय एन अग्रीमेंट। ऑब्वियसली बात है, सारे जो भी कांड आपने पहले करे उसके लिए तो आप लायबल रहने वाले हो, लेकिन जो बाद की बात आएगी तब नहीं रहोगे। तो क्या क्या लिखा है, तो आप पहले कांड के लिए तो लायबल हो, मेड बाय हिम विद द थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स रिकंस्टिट्यूटेड द फर्म एंड सच अग्रीमेंट मे इम्प्लाइडली by the course of dealing between the third party reconstitute the firm after he had the knowledge of retirement। मतलब क्या कि भाई देखो, जब वो चला जाएगा उसके बाद आपको रिकंस्टिट्यूशन करना है। सो बेसिकली इट्स रिकंस्टिट्यूशन इज नथिंग बट व्हाट, आपकी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी, फर्म में दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आपको ये रजिस्टर करवा के लेना पड़ेगा ROF से, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, कि भाई ये मिस्टर पी जो है वो चला जा चुका है, तो आपको ये रजिस्टर करवा के लेना पड़ेगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंड द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल। नॉटविथस्टैंडिंग मतलब क्या, आपने चलो मान लो आपने ये आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिख दिया था कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, जैसे ही जो भी मिस्टर पी है, कोई भी पार्टनर अगर छोड़ के चला जाता है तो उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, उसके बाद जैसे ही वो छोड़ के चला जाएगा उसके बाद कोई भी लायबिलिटी उस पर नहीं रहेगी, ये आप आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिख देते हो।
तो ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द आया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब क्या? आई एम द बॉस, मैं जो बोलूंगा, जो सेक्शन बोलेगा वो प्रिवेल करेगा इन दिस सिचुएशन, ना कि आपका पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो होता है, अगर ऐसा शब्द लिखा है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट, देन इन दैट सिचुएशन सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट जब आप बोलते हो तब पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रिवेल कर सकता है। लेकिन इधर लिख दिया नॉट विथ स्टैंडिंग, तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट कुछ नहीं कर पाएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम अ फर्म and the partners continue to be liable as a partner to the third party for any act. So basically क्या लिखा है देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम अ फर्म, ही एंड द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल एज अ पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज। जब भी बहुत लंबा स्टेटमेंट आए, अगर आप ध्यान से देखते हो तो स्टेटमेंट में फुल स्टॉप ही नहीं है, 4-5 लाइन का एक ही स्टेटमेंट है, तब स्टेटमेंट को हमेशा ब्रेक करने का। पहले लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, ठीक है, फाइन है। द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल, पार्टनर्स और अलॉन्ग विद द रिटायरिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल, ठीक है, किसको लायबल होंगे? थर्ड पार्टी को, ठीक है। फॉर किस चीज के लिए? एनी एक्ट डन बाय देम, any act done by them, ठीक है, which would have been an act of the firm if done before the retirement, मतलब as if वो रिटायर नहीं हुआ तब जैसे चीजें चल रही थी वैसा ही हम लोग अज्यूम करके चलेंगे अभी भी। until the public notice is given of the retirement provided that the retirement partner is not liable to the third party, मतलब क्या? basically third party who deals with the firm without knowing that he was the partner, मतलब क्या? कि भाई देखो तब तक लायबल बनाओ जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है। दूसरी बात, उसको लायबल माना जाएगा अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो। और अलोंग विद दैट, अगर ऐसा ही हम लोग मतलब ऐसा ही हम लोग अज्यूम करके चलेंगे, तुम्हारे अग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही अज्यूम करके चलेंगे कि वो अभी भी पार्टनर है। द लायबिलिटी ऑफ रिटायर्ड पार्टनर टू द थर्ड पार्टी कंटिन्यूज अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट मेड बाय हिम विद द थर्ड पार्टी कंसर्न्ड एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, मतलब क्या? अगर उसने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली बात है, देखो यू कैन नॉट बी स्ट्रिक्ट ऑन द लॉ, सिचुएशन वाइज आपके आंसर बदलेंगे। पहला सिचुएशन, अगर आपने थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम अभी भी पब्लिक नोटिस नहीं देकर बैठे हो, तुम लायबल रहोगे। अगर थर्ड पार्टी को पता था उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट किया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो तुम लायबल नहीं हो सकते। वो डिपेंड करेगा, बट तुम लायबल नहीं, वो प्रूफ अलग है। देखो लॉ अलग बोलता है, प्रूफ अलग है, एविडेंस इज डिफरेंट देन लॉ। तो एविडेंस के बेस पर तुम उसको, अगर उसने प्रूफ कर दिया, तुम प्रूफ कर पाए कि उसको पता था फिर भी उसने कांड करे, तो फिर तुम्हारा लायबिलिटी नहीं होगा। अगर तुम नहीं प्रूफ कर पाए तो तुम्हारा लायबिलिटी आएगा। सो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज। एंड द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म डज नॉट डिसॉल्व इट, मतलब सिर्फ रिटायरमेंट करके कोई फायदा नहीं है, तुमको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। इसका एक केस लॉ हुआ था, विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद का एक केस लॉ हुआ था। ये केस लॉ आप पढ़ लेना, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, रिटायरमेंट से रिलेटेड है, आपको बस इतना समझना है, रिटायर हो गया तो फिर उसका लाइबिलिटी होगा, रिटायर हो गया तो लाइबिलिटी नहीं रहेगा अगर वो पब्लिक नोटिस देता है तो, पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो लायबल होगा। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया और थर्ड पार्टी को पता था कि भाई ये पार्टनर जा चुका है, तभी भी आप लायबल नहीं रहोगे। थर्ड पार्टी इज अनअवेयर, ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू बी, यू विल बी लायबल फॉर दैट। अकॉर्डिंगली आपका आंसर बदलता जाएगा। तो ये केस लॉ का नाम रेफरेंस जरूर लिख देना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहला तो जितना भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, जितना भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, जितना भी यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है वो आपको सब कुछ लिखना है। अलोंग विद दैट जो जो ब्लू कलर का था, अभी आपको जब मैं ये नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तब जो आपको मिलेगा ये ब्लू कलर का, तो ये जो भी आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा जो भी था ये पूरा आपको क्या करना है, आपको लिखना है जो जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है सामने। तो इसी के साथ ये वाला जो अपना पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने कि भाई अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट होता है तो क्या लिखा है देखो, Where a retirement of a partner who was the tenant of a premises in which the partnership business was carried on, वो रिटायर हो चुका है और वो premises जहाँ पर एज अ टेनेंट वो रह रहे थे, सारे के सारे पार्टनर काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, would not result in the assignment of the tenancy right in favor of the remaining partners even though the retiring partner ceased to have the right or the interest on the एज द बिजनेस एज सच। सो बेसिकली उनको ये समझाना है इस एग्जाम्पल से कि भाई देखो
भले ही रिटायर जिस पार्टनर का, जो पार्टनर रिटायर हो चुका है, जहां पर भी तुम जिस जगह पर तुम बिजनेस कर रहे थे, उस जगह का राइट जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके पास इमीडिएटली नहीं चला जाता, जस्ट बिकॉज वो चला गया। भाई वो चला जाने के बाद ये देखो पब्लिक नोटिस दे रहा है या नहीं दे रहा, दिया तो फिर ठीक है, फिर ये लोगों के पास राइट रहेगा। अगर उसने नहीं दिया है देन अगेन ऑब्वियस सी बात है, रिटायरिंग पार्टनर भी इसमें इन्वॉल्व होगा। अगली बात करेंगे एक्सपल्शन को लेकर। ठीक है, ये एक्सपल्शन को लेकर एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और काफी एग्जाम में पूछते भी है। और एक्सपल्शन के ये जितने भी पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पहले के 7 या 8 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं ना, जो ब्लू मैंने किया है, वो वैसे का वैसा बस आप लिखो, गारंटी मेरा आउट ऑफ मार्क्स आएंगे आपको। और ये काफी बार पूछा जाता है। देखो पहला इंट्रोडक्शन था 31, 32 था आपका रिटायरमेंट, अब 33 बात कर रहे हैं एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब है फर्म से निकाल देना, ना कोई अपनी इच्छा से आ रहा, ना कोई अपनी इच्छा से जा रहा। अपनी इच्छा से आना 31, अपनी इच्छा से जाना 32, इधर हकाल देना फर्म से, दैट इज 33। 33 बात करता है एक्सपल्शन की। अभी एक्सपल्शन में क्या लिखा है देखो, एक्सपल्शन में लिखा है उन्होंने क्लियरली कि भाई देखो एक्सपल्शन मतलब कोई भी किसी भी पार्टनर को निकाल नहीं सकता है ऐसे ही। अब निकालने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि क्या, अ पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स। मतलब क्या कि भाई देखो ऐसा हुआ सिचुएशन कि 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अपन बहुत अच्छा अपना बिजनेस हुआ है, अपन एक काम करते हैं आज पार्टी करते हैं। पार्टी के लिए गए, रात में सारे अपने कपल्स सारे गए, उनके बीवियों को भी साथ में लेकर गए। अब दो बीवियों के बीच में झगड़ा हुआ। मतलब क्या, ए बी सी 3 पार्टनर्स गए थे। अब ए एंड बी के बीच में, बीवियों के बीच में झगड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, थोड़े से प्यार से, थोड़े से एकदम बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस 2-4 चीजें उन्होंने एक दूसरे को बोली, मुंह से बोल दी। और फिर थोड़ा सा वो कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए एक दूसरे को थोड़ा सा, थोड़ा नहीं ज्यादा ऐसा सच कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत झापड़ वापड़ मार दिया और थोड़ा सा माहौल खराब हो गया था बस ए एंड बी के वाइफ के बीच में। अब हुआ ये कि नेक्स्ट डे ए आया ऑफिस में और ए ने सी को बोला भाई एक काम करते हैं, देख बी को ना हम लोग, ये जो बी है ना, बी को हम लोग निकाल देते हैं, ये इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा कौन झगड़ा करता है, इसलिए हम लोग बी को बाहर निकाल देते हैं। तो क्या वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? लॉजिकली सोचो, लॉजिक से मतलब प्रोविजन तो छोड़ी, तो पता नहीं होगा, फिर भी लॉजिकली सोचोगे तो पहली बात तो ये पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर को बिजनेस से बाहर रखने का, बिजनेस अलग पर्सनल मैटर्स अलग, तो दोनों लाइफ को मिक्स नहीं करने का रहता। तो आंसर विल बी ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली नो। लेकिन अगर अज्यूम करो ऐसा सिचुएशन आया, ऑब्वियसली अगर 2 बीवियों के बीच में झगड़ा हुआ है, तुम उसके लिए तुम कोई पार्टनर को निकालो, ऑब्वियसली बात है नो आंसर आएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर्स है, बी को पता चला कि यार ए जो है ना, बी को पता चला है भाई ए बंदा जो है, ए पार्टनर जो है ना, रोज थोड़ा थोड़ा करके पेटी कैश में से रोज 1000 रुपए चोरी करके लेके जाता है। अब ये चोरी करके लेकर जाना, पहली बात तो ये आपके फर्म का मैटर है। दूसरी बात, ये सारे कंडीशंस पूरे हो रहे या नहीं हो रहे वो चेक करना। अगर हो रहे तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो, एक्सपेल कर सकते हो। कैसे, वो ध्यान से देखो। सबसे पहला, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स डिसीजन नहीं लेते हैं कि किसको बाहर निकालना है और किसको रखना है, पहली बात तो ये। सो अ पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स सेफ इन एक्सरसाइज और इन अ गुड फेथ में होना चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ने भले ही तुमको पावर दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी रीजन से उसको बाहर निकालोगे। गुड फेथ का रीजन होना चाहिए। दूसरा, द पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जब भी तुमने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट बनाया है, तभी आप उस एग्रीमेंट में लिख दो कि भाई देखो ये जो भी पार्टनर्स अगर कुछ भी कांड करता है तो हमको बचे हुए पार्टनर्स को एक्सपेल करने का अथॉरिटी है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिखना है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, द पावर हैज एक्सरसाइज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन द गुड फेथ। तो पहले तो तीसरी बात, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स यहाँ बोला है, ऐसे ही नहीं हाँ बोलना है, एंड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स से सिर्फ हाँ बोल दिया तो बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं चलेगा। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स यहाँ बोला है, गुड फेथ में बोला है। तो आपने अगर पहला लाइन छोड़ भी दिया, ये जो पहला पॉइंट है उसको छोड़ दिया, और आपने पहला पॉइंट लिख दिया कि भाई पावर जो भी है एक्सपेल करने का वो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, एक्सपल्शन पावर शुड बी देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दिस पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ गुड फेथ, सेकंड स्टेटमेंट बन गया आपका। तीसरी बात, गुड फेथ में होना चाहिए।
द एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑब्वियसली बात है, अभी आप मुझे बताओ, दो बीवियों के बीच का झगड़ा इज नॉट ए इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के गले में से चोरी करना इज इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म। तो ऑब्वियसली बात है, अगर गले में से चोरी हो रहा है तो फिर तो सही बात है, आपके पार्टनरशिप फर्म के फेवर में है वो, in the interest of the partnership. Next point, the partners to be expelled is served with the notice। मतलब क्या कि भाई उसको एक मौका दो। देखो हमने कसाब को फांसी देने से पहले भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया था कि भाई तू बोल कि तुझे अपने पक्ष में कुछ बोलना है या नहीं। भाई ये तो फिर भी पार्टनर है, कसाब जैसे टेररिस्ट को हम बोल रहे हैं तो ये तो फिर भी पार्टनर है, करेक्ट है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, नोटिस देंगे कि भाई तुझे अपने हित में, अपने पक्ष में कुछ बोलना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। If all the conditions are not presented, the expulsion is not bona fide and in the interest of the firm, then it will be null and void। मतलब क्या, ये जितने भी ऊपर चीजें लिखी है अगर वो नहीं है तो फिर हम मानेंगे कि ये जो भी आपका एक्सपल्शन है वो पार्टनरशिप के फेवर में नहीं है, ये जो भी एक्सपल्शन किया जा रहा है ये नल एंड वॉइड माना जाएगा। अब कौन कौन सी कंडीशन थी, सबसे पहला ध्यान से समझना, 1 by 1 रिपीट कर रही हूँ वापस से एक बार, लिखो साथ साथ में, अगर साइड पर लिखोगे मेरे साथ तो और भी ज्यादा अच्छा है, जितना लिखोगे उतना आगे बढ़ोगे। लॉ में यही टेक्निक है जो काम में आएगा। सबसे पहला, एक्सप्रेस होना चाहिए पावर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, एक्सप्रेस पावर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस पावर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट, एक्सप्रेस पावर होने के बाद जब भी आप एक्सपल्शन करोगे उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स के साथ वो चीजें जो भी हुई है वो गुड फेथ में होना चाहिए, गुड फेथ एंड मेजॉरिटी। तीसरी बात, जो भी होगा वो पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पार्टनरशिप के, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप इंटरेस्ट में होना चाहिए। चौथी बात, पार्टनरशिप इंटरेस्ट के बाद उसको नोटिस सर्व करो, नोटिस के साथ साथ उसको ये भी बोलो कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OOBS लिखती हूँ मैं उसको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। अगर ये सारी चीजें फुलफिल होगी, सारी की सारी अबव कंडीशन अगर पूरी होती है, कंडीशन अगर पूरी हुई, फुलफिल हुई, तो आप बोलो फुलफिल हुई तो ही आपका वैलिड माना जाएगा एक्सपल्शन। अगर नहीं होता है कंडीशन पूरा तो उसको आप नल एंड वॉइड बोल दो, बात खत्म हो गई। तो बीवीओ वाला झगड़ा नल एंड वॉइड हो जाएगा। पार्टनरशिप के गले में से चोरी करके लेके गए तो एक्सपल्शन वैलिड है, बस खत्म। ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, एग्जाम्पल जो दिया है वो मैंने बीवीओ के झगड़े का ही दिया है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर विल बी यस। आई होप सो अभी आपको समझ में आ गया। इसके साथ साथ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है इन्होंने, इट मे बी नोटेड दैट द एक्ट एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट necessarily mean the dissolution of a firm, it's just a dissolution of partnership, it not a dissolution of a firm। I hope so you understand the difference between dissolution of partnership, dissolution of firm। firm बंद मतलब पूरा धंधा बंद, सब कुछ बंद, सब कुछ खत्म हो गया। पार्टनरशिप का एंड मतलब क्या कि भाई सिर्फ पार्टनर बाहर जा रहे हैं या पार्टनर अंदर आ रहे हैं, मतलब जो भी रिकंस्टिट्यूशन टाइप हुआ है सिर्फ वो चेंज हुआ है आपके पार्टनरशिप में। तो पुराने पार्टनर्स के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब नया पार्टनर आएगा तो नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, इसलिए बोलते हैं एंड ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट द एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द एक्सपल्शन का क्लॉज। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 34 की। सेक्शन नंबर 31, 32, 33 हो चुका है, अब बात करते हैं 34, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। क्या बात करता है देखो, वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म adjudicated as an insolvent, he ceased to become a partner। ऑब्वियसली बात है, इंसॉल्वेंट है, पार्टनर होने की कैपेसिटी रखता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो पार्टनर कहां से बनेगा, तो पार्टनर cease to be a partner, ऑब्वियसली बात है। on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved, मतलब फर्म डिसॉल्व हो ना हो लेकिन उसको आपको पार्टनरशिप से हटाना पड़ेगा, एंड ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द एडजुडिकेशन, मतलब फर्म की एंड नहीं हुआ है लेकिन वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, then the estate of the partner so adjudicated is not liable for any of the act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date of adjudication। बेसिकली क्या बोला गया है, ध्यान से समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। कोई पार्टनर है इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट हो गया, अब जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हो गया वो पार्टनर नहीं रहेगा क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं रखता है एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टनर कहां से रहेगा, तो वो पार्टनर तो नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनर नहीं है, इसका मतलब ना पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर के लिए लायबल रहेगा, ना उस पार्टनर के कांड के लिए पार्टनरशिप फर्म लायबल, मतलब पार्टनरशिप फर्म के कांड के लिए पार्टनर लायबल नहीं है जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, और इंसॉल्वेंट पार्टनर के कांड के लिए पार्टनरशिप फर्म लायबल नहीं रहेगा ऑटोमेटिक। इस सिचुएशन में ना आपको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है ना कुछ कांड करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक आप लोग क्या करोगे, आप इंसॉल्वेंट ही उसको डिक्लेयर कर दोगे। ये आपके
किताब में भी आपको, मॉड्यूल में भी आपको दिखेगा, द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट कंटिन्यूड एज अ पार्टनर, ही सीज टू बिकम अ पार्टनर फ्रॉम वेरी डेट, जिस भी दिन एडजुडिकेशन का ऑर्डर आ गया उस दिन से वो बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके जो भी स्टेट है, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज नॉट लायबल, मतलब पर्सनल जो भी उसकी स्टेट है, पर्सनल लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में, तो वो पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। द फर्म इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर, फर्म भी लायबल नहीं उसके लिए, वो लायबल नहीं फर्म के लिए। आफ्टर द ऑर्डर एंड ऑर्डिनरीली बट नॉट इनवेरिएबली द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का इंसॉल्वेंट हो चुका है पार्टनर तो एंड ऑफ पार्टनरशिप है, बट एंड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स आपके एग्जाम में दिखने चाहिए, ये 5 पॉइंट अगर दिख जाते हैं बात खत्म हो गई। तो एक्सपल्शन के मैंने पॉइंट्स बता दिए, इसके पॉइंट्स बता दिए, रिटायरमेंट का बता दिया, इनकमिंग पार्टनर का बता दिया। अब बात करेंगे जो डिसीज पार्टनर है, मतलब जिसकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है, जो भगवान को प्यारा हो जाता है, उस पार्टनर के केस में क्या होगा। चलो सेक्शन नंबर 35, सेक्शन 35 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ। ऑब्वियसली बात है, फर्म का डिसोल्यूशन अलग होता है, पार्टनरशिप का अलग होता है। फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता कोई भी रीजन से, पार्टनरशिप का जरूर होता है। ऑब्वियसली अगर सारे पार्टनर डिसाइड कर देते कि हमको ये काम ही नहीं करना, बिजनेस बंद कर दो, ऑब्वियसली बात है देन फर्म का डिसोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर कोई भी बंदा जिसकी डेथ हो जाती है, तो लॉजिकली समझो जो भगवान को प्यारा हुआ, अब वो भगवान को जो प्यारा हुआ है, रिटायरिंग पार्टनर तो चला जाता है, ठीक है, भगवान को बैलेंस शीट टैली करके नहीं जाता, वो सिर्फ चला जाता है। वो चला जाता है तो अभी भी वो जिंदा है, तो बाकियों को ऐसा लग सकता है कि भाई हाँ ये तो पार्टनर हो सकता है ना, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए उसने पब्लिक नोटिस देना चाहिए। अभी जो मरा हुआ इंसान है वो तो भगवान को प्यारा हो गया, अभी वो ऊपर से थोड़ी ना पब्लिक नोटिस देगा नीचे, वो ऊपर से नीचे पब्लिक नोटिस तो दे नहीं सकता। इसके लिए जो डिसीज मतलब मैं नहीं, डिसीज पार्टनर जो भी होगा, जो डिसीज पार्टनर है वो अगर बैलेंस शीट टैली करके जाता है तो उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब भी वो बैलेंस शीट टैली कर देगा, बैलेंस शीट टैली का मतलब, बैलेंस शीट टैली का मतलब वो होता है इधर, ठीक है, तो बैलेंस शीट जब वो टैली करके चला जाएगा उसके बाद वो लायबल नहीं रहेगा इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो क्या एग्जांपल है, क्या लिखा है देखो, पहला वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ, ये तो पता ही है, ऑफ अ पार्टनर। द स्टेट ऑफ अ डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट डन आफ्टर हिज डेथ, ऑब्वियस सी बात है। इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव द पब्लिक नोटिस ईदर टू द पब्लिक और टू द पर्सन हु इज डीलिंग विद द फर्म, क्रेडिटर को भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है और ना किसी और को नोटिस देने की जरूरत है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो चला गया है। यूजुअली जब भी कोई किसी का देहांत होता है तो पेपर में वैसे भी डेथ वाला वो आर्टिकल देना पड़ता है, तो इसीलिए ये इधर कोई मैंडेटरी नहीं है। एग्जाम्पल दिया है, आप पढ़ सकते हो, डिसीज पार्टनर अगर होगा तो वो बाद की चीजों के लिए लायबल नहीं होगा, जो भी उसका शेयर होगा पार्टनरशिप में, लेकिन जो कि उसके कांड वो एग्जिस्टेंस में जब था तब जो कांड करे थे उन्होंने, उसके लिए जरूर उसका शेयर लायबल होगा, लेकिन बाद के लिए कुछ भी लायबिलिटी नहीं आएगी। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 36 की, 38 सेक्शन है ना, करेक्ट, 36 की बात करते हैं, ठीक है। 35 तक हो गए, ये 5 चीजें थी, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़कर मत जाना पांचों सेक्शंस में। ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 36, ये अलॉन्ग विद द सेक्शन नंबर 11, इसका 11 है पार्टनरशिप एक्ट का 11 एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आईसीए का सेक्शन 27, इन सबका साथ में मिक्सचर करके पढ़ना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन 36, 11 एंड 27 सबका मिलाकर आता है। 27 जो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था वो ये था रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब क्या कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने से रोक सकता, मतलब किसी और पार्टनर को आप रोक सकते हो या नहीं, उस पर बात करता है। तो अगर आप कोई मतलब जो भी बाहर जाने वाला पार्टनर है तो वो आपके सिमिलर बिजनेस को आप उसको रोक नहीं सकते, ऐसा लिखा गया है अलोंग विद द सर्टेन एक्सेप्शंस। तो वो एक्सेप्शन है, वन ऑफ द एक्सेप्शन ये है कि वो आप उसको रोक सकते हो अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर था और बाद में वो बाहर जाता है, तो अब कैसे कैसे रोक सकते हो वो सारी चीजें इधर दी है। पहला बात, एन आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन बिजनेस कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द पार्टनर, विद दैट ऑफ द पार्टनर, बच्चा ऐसे ही पढ़ लेता है, विद दैट ऑफ द पार्टनर, विद दैट ऑफ द पार्टनर मतलब जो पुरानी ओल्ड उसकी जो पार्टनरशिप फर्म थी जहां से वो बाहर जा रहा है उसकी बात हो रही, विद दैट ऑफ द पार्टनर, विद दैट ऑफ द फर्म एंड ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस, ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस। अभी ये जो सच बिजनेस है, ये सच बिजनेस मतलब न्यू है, ये सच बिजनेस मतलब न्यू बिजनेस, न्यू फर्म की बात कर रहा हूँ। तो ओल्ड फर्म से जब वो बाहर जा रहा और नए फर्म को वो स्टार्ट कर रहा है तो वो उसको एडवर्टाइज कर सकता है, सब्जेक्ट टू
द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी ही मे नॉट यूज द फर्म नेम, मतलब जो पुरानी फर्म थी उनकी उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि भाई मैं वो जो भी ओल्ड फर्म थी उसका ही बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, जबकि वो नए फर्म के सारे बैलेंस शीट में सब कुछ डालने वाला, उसका धंधा भी नया, सब कुछ नया है, लेकिन वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, भाई मैं तो पार्टनर हूँ, पुरानी फर्म है मेरी, उसी का कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ, उसी का ट्रांजैक्शन चल रहा है, ऐसा आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड सॉलिसिट द कस्टमर, solicit the custom of persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner। ध्यान से समझना, इसका रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। यूजुअली क्या होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्टनरशिप फर्म जैसे होता है वैसे कई जगह पर कंपनीज हो, पार्टनरशिप फर्म हो, क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट होता है बिग शॉट वाला, उनका क्या हो जाता है ना, जो बिग शॉट वाला मैनेजमेंट होता है उनका अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ईवाई है, बिग शॉट, बिग फोर है, ईवाई वन ऑफ द बिग फोर है, ईवाई के जो पार्टनर्स है उनका अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन है, जो भी पार्टनर्स लेवल पर काम कर रहे हैं, ईवाई के जो भी पार्टनर लेवल पर काम कर रहे हैं उनका अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन बनता है, क्योंकि हर साल ही आप उनका रिटर्न भर रहे हैं, तो पिछले 5-10 साल से आपका बहुत अच्छा जमता है उनके साथ। अभी क्या होता है, ये ईवाई से, ठीक है, ये ईवाई अज्यूम करो ये ईवाई है, ईवाई से ये पार्टनर बाहर चला गया, ईवाई से ये पार्टनर बाहर चला गया और ये क्लाइंट अभी भी इधर ही है। अब ये क्लाइंट या तो ईवाई के पास जाएगा, या तो फिर ये पार्टनर क्या करता है, भाई ये पार्टनर अप्रोच करेगा ये क्लाइंट को, बोलेगा भाई देख एक काम कर, मैं तो ईवाई में काम कर रहा था तब मैं तेरा काम कर रहा था, ठीक है, जब मैं ईवाई में काम कर रहा था तब मैं तेरा काम किया, अब एक काम कर, तू जो है, मैं बाहर आ चुका हूँ ईवाई से, मैं तुझे वो जो काम है, ईवाई तेरे से 10 लाख लेता था, मैं 5 लाख में तुझे सेम काम करवा के दूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लाइंट है वो जाएगा या नहीं जाएगा? लॉजिकली सोचोगे तो जाएगा। क्यों? पहली बात तो उसको 5 लाख का फायदा हो रहा, 5 लाख बेनिफिट हो रहा है उसको, क्या फायदा है, ईवाई को 10 लाख देने से अच्छा उसको 5 लाख दो। दूसरी बात, वो 5 लाख भी उसको देने के लिए इसलिए रेडी होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने 10 साल ईवाई में, उसने 10 साल ऑलरेडी वो क्लाइंट का काम किया है, तो उसको पूरा इन एंड आउट सब कुछ पता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो उसको ज्यादा भरोसा ईवाई पर नहीं रहेगा, उस बंदे पर रहेगा जिसने उसका काम किया था, तो ऑब्वियस सी बात है उसको सब पता है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उस फॉर्म से पार्टनर बाहर चला जाता है, उसका अगर कोई कस्टमर के साथ रिलेशन है जो कि पार्टनरशिप फर्म का क्लाइंट था, उसके साथ उसका रिलेशन होगा, तो उसने, ऐसा बोला जाता है कि पार्टनर ने उसको सॉलिसिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जो बाहर गया हुआ पार्टनर है उसने कभी भी ऐसा नहीं बताना है कि भाई मैं ये ओल्ड फर्म का पार्टनर अभी भी हूं, ऐसा नहीं बताना है। एंड तीसरी बात, जो भी ओल्ड फर्म का नाम था वो इस्तेमाल नहीं करना है, तब जाकर तुमको परमिशन मिलेगी कि तुम हमारे अगेंस्ट कॉम्पिटिंग बिजनेस कर लो। Agreement in registry of trade, although the provision impose certain restrictions on an outgoing partner, इस पर भले ही restrictions डाले हो, it will be effective permits him to carry out the business competing with that of the firm, मतलब बेसिकली वो competing business कर सकता है। void agreement, क्योंकि अगर उसको restrict कर दोगे तो वो void माना जाएगा, लेकिन इसीलिए ऐसा बोला गया कि अगर वो कॉम्पिटिंग कर रहा है तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड ये तीनों चीजें होनी चाहिए, उसने फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करना है, उसने सॉलिसिट नहीं करना है क्लाइंट को, जो भी इसके थे पार्ट में, जो भी उसके कस्टमर थे उनको, एंड उसने रिप्रेजेंट नहीं करना है, भाई मैं तो ईवाई का ही पार्टनर हूं, ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करना है बाहर जाने के बाद। However, the partner may agree with his partners that on his ceasing to be so, he will not carry out the business similar to that of the within the specified limit or the local limits। पहली बात तो ये कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, लेकिन अगर जो पार्टनरशिप फॉर्म पुरानी वाली थी वो चाहे तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है कि भाई देख, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे। रीजनेबल मतलब क्या, कि तुम हमारे लोकेलिटी में सिर्फ नहीं करो, मतलब हमारे एरिया के 20 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर तक तुम कोई भी सर्विसेज नहीं दोगे, 20 किलोमीटर तक कोई भी क्लाइंट नहीं लोगे, या तो तू अगले 1 साल के लिए पूरे इंडिया में कोई भी इस तरीके की सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो देखा जाए तो रीजनेबल जो भी चीज है, 1 साल 6 महीने जो भी टाइम पीरियड, बड़ी रीजनेबल होना चाहिए। तो या तो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब 1 साल, या तो स्पेसिफाइड विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, दैट इज 20 किलोमीटर, उसके लिए अगर फर्म चाहे तो जो कॉम्पिटिंग करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए आने वाला जो पार्टनर है, उसकी जो फर्म है, वो नई वाली फर्म, उसको रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है, प्रोवाइडेड दिस रेस्ट्रिक्शंस विल बी रीजनेबल। रीजनेबल डिफाइंड नहीं है, रीजनेबल इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट।
वो तब का तब देखा जाएगा। एंड दूसरी बात, ये सच एन अग्रीमेंट विल नॉट बी रिस्ट्रेन टू द ट्रेड इफ द रिस्ट्रेन इज रीजनेबल, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और दूसरा, फर्म का गुडविल सेल किया है तो मतलब क्या कि भाई देखो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर तो ऊपर चले गए कुछ बहुत सारे अच्छे जिनका जिन्होंने पूरा पार्टनरशिप फर्म खड़ा किया था। अभी ये पार्टनरशिप फर्म एकदम मरने के इस पर है ना, तो इसके नाम का आपने गुडविल बाय किया है और उसका इस्तेमाल आप करते हो, तो obvious सी बात है अगर गुडविल आपने लिया है तो गुडविल के केस में आपको बेनिफिट होना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन जो भी फर्म है, पुरानी फर्म है, जब वो अपना गुडविल सेल करेगी उस वक्त चाहे तो रेस्ट्रिक्शंस डालने की परमिशन दी जाएगी, वो वैलिड माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर भी सिखाया था। दूसरा, इससे पहले जब हम लोग यूनिट नंबर 1 देख रहे थे तभी भी मैंने रिसीट ऑफ मनी वगैरह जो पैसा आता है उसको लेकर जब एक्सप्लेनेशन दे रही थी तभी भी समझाया था, तो आई होप सो आपको याद रहेगा। तो सेक्शन नंबर 36, 27 एंड 11 ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। लेट मी जस्ट रीड सेक्शन नंबर 11 इमीडिएटली बैक टू बैक, ताकि आपको तीनों कनेक्शन लगे और आप एग्जाम में भी सिर्फ 2 सेक्शन, बच्चा क्या करता है सिर्फ 2 सेक्शन लिख कर आ जाता है 36 एंड 27, क्योंकि उसको उतना याद रहता है। भाई 11 में भी लिखा हुआ है, 11 क्या बात करता है, देखो 11 ये बात करता है, 11 ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो गया, सेक्शन नंबर 11, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द म्यूचुअल राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, a firm may determined by a contract between the partners and with the consent of all the partners, and such contract will be expressed and implied by the course of dealing। ये तो ठीक है, नॉर्मल उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि ऑल पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के मतलब ऑल पार्टनर के कंसेंट से आपका पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा सबसेक्शन क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a contract between the partners may provide that a partner shall not carry out any business other than the firm while he is a partner। मतलब क्या, अगर आप मेरे पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर हो तो मेरा जो बिजनेस है कि भाई क्लाइंट को हम लोग ऑडिट सर्विस दे रहे हैं और तुम अलग से अपना ही खुद का अपना अलग से ही ऑडिट सर्विस नहीं चला सकते, ऐसा अगर पार्टनरशिप फर्म चाहे तो आप पर रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है। ये बहुत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है कि भाई तुम हमारे पार्टनरशिप में हो और हमारे पार्टनरशिप में तुम अपना अलग से सर्विसेज भी बना कर रहे हो, अपने ऑडिट सर्विस देते हो, तो अगर चाहे फर्म तो ये रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एमिनेंटली डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, नॉट ओनली फॉर इट्स एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो फॉर द टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द पार्टनर्स। जो भी उनके मतलब टर्म्स जो भी होंगे वो सारे पार्टनर्स को डिसाइड करके बनेंगे। सो बेसिकली उनको सिर्फ इतना बोलना है, पहला पार्टनरशिप जो अग्रीमेंट होता है वो सारे पार्टनर्स के कंसेंट से बनता है, ऑल पार्टनर्स के। दूसरा, अगर जो पार्टनर है जो बाहर जाने वाला है, अगर उस पर रेस्ट्रिक्शंस डालने हैं, जो बाहर नहीं जा रहा है, जो एग्जिस्टेंस में है अभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, वो एज अ पार्टनर काम कर रहा है, तो फिर आप पार्टनरशिप एज अ पार्टनरशिप फर्म चाहे तो उस पार्टनर पर ये रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं कि भाई तू अपनी कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता सिमिलर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो वो रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, ये वैलिड है। वो बाहर जाने के बाद क्या होगा उस पर भी वैलिडिटी है। यूजुअली उस पर आप ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगाना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 27 वॉइड बोलता है, प्रोवाइडेड विद सर्टेन एक्सेप्शन। पहला, अगर सेल ऑफ गुडविल है तो वैलिड माना जाएगा। दूसरा, अगर वो स्पेसिफाइड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब स्पेसिफाइड लोकल लिमिट के लिए या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, then it is possible, it is allowed। ये बोलता है कौन सा, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 36 एंड सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप सो यू अंडरस्टूड all the sections। let's go ahead with the next section। क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 37, इस पर भी क्वेश्चन आता है, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स इन सर्टेन केसेस टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। ध्यान से समझना, पार्टनर बाहर जा चुका है तो वो ऑब्वियसली उसकी तो लायबिलिटी नहीं रहती है, तो अगर लायबिलिटी नहीं है तो उसके पास प्रॉफिट्स भी नहीं जाने चाहिए, लेकिन देर आर सर्टेन प्रोविजंस जिसकी वजह से भले ही आपका पार्टनर बाहर चला जाए, आउटगोइंग पार्टनर हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्टेन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट का शेयर जो है वो बाद में ले सकता है, भले बाहर जाने के बाद शेयर लेगा। कैसे, क्यों, क्या होगा, ध्यान से समझना। वेयर एनी ऑफ द फर्म, वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड, मतलब बेसिकली पार्टनर की डेथ हुई है,
where any member, that is partner of a firm, has died or otherwise ceased to be a partner, या तो वो उसकी बैलेंस शीट टैली हो गई या तो otherwise ceased to be a partner हो गए, and surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of accounts as between them and an outgoing partner or his estate, then in the absence of the contract, to the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his representative to such a share of profits made since he ceased to be a partner as to be attributable to the use of his share of the property of the firm or the interest at the rate of 6% per annum on the amount of his shares in the property of the firm. Wonderful. एक सांस में पूरा पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि कितना लंबा स्टेटमेंट है भाई। 6-7 स्टेटमेंट, एक फुल स्टॉप नहीं, 6-7 लाइन लिख दिए, एक फुल स्टॉप तो मार देते, बट नहीं किया। मतलब मैं समझाती हूँ, दिक्कत नहीं है। सुनो, अज्यूम करो कि कोई पार्टनर है, ठीक है, या तो वो बाहर जाएगा या तो उसकी बैलेंस शीट टैली होनी, या तो वो बाहर जाएगा या तो उसकी बैलेंस शीट टैली होनी। तो बाहर गया या तो टैली हो गई तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अज्यूम करते हैं हम पब्लिक नोटिस वगैरह सब दे दिया है, अज्यूम करो सब सब सही है, तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, ना लॉस, ना कुछ 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 नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ है जो ऊपर गया है या जो बाहर गया है उसको तो उसका प्रॉफिट का शेयर देना बनता है। जो भी कांड तुमने किया था जब वो था तब के लिए तो तुमने देना चाहिए था। अभी तुमने सेटलमेंट किया ही नहीं अकाउंट्स का, तुमने सेटलमेंट नहीं किया। अब उनके जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, पैसा हो सकता है, एसेट हो सकता है, अभी भी बिजनेस में है, अभी भी आपके पार्टनरशिप बिजनेस में है। तो अब अगर वो बाहर गया है, वो जो बाहर जाने वाला रिटायरिंग पार्टनर है वो मे भी अलाउ कर सकता है पार्टनरशिप फर्म को कि भाई तुम जो मेरा एसेट है वो इस्तेमाल करो अपने बिजनेस में। अभी भी तुमको फर्म में इस्तेमाल करना है, कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरा एसेट इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन इन दैट सिचुएशन अगर ऐसा होता है कि जो बाहर जाने वाला है उसका कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, एसेट हो गया, वो पार्टनरशिप फर्म अभी भी वो बाहर जाने के बावजूद भी इस्तेमाल कर रहा है, या ऊपर गया है कोई, तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको वो शेयर जाना चाहिए था, जो भी प्रॉफिट एसेट जो भी था वो उसने भी बोल दिया ठीक है आप इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उसका कहीं ना कहीं सर्टन शेयर जो भी होगा वो आपको, या तो जो भी बाहर गया है मतलब उस पार्टनर को, या तो जो मरा है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, आपको ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। तो ये जो भी प्रॉफिट का शेयर है वो किस तरीके से जाएगा, सिंस ही सीज टू बी अ पार्टनर, जब भी वो सीज टू बी अ पार्टनर हो जाएगा, जब भी सीज टू बी अ पार्टनर हो जाएगा, एज मे बी एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी और द फर्म और द इंटरेस्ट। मतलब क्या, एक तो उसको जो भी शेयर है वो दो, अलोंग विद दैट तुम 6% पर एनम से उससे इंटरेस्ट भी ले सकते हो जब तक तुमको वो शेयर नहीं मिल रहा तब तक, तो इंटरेस्ट भी ले सकते हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए प्रॉफिट शेयर भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट। ये तो सबसे भारी रहता है, मतलब कुछ नहीं मिला तो प्रोवाइडेड दैट डाल देने का। प्रोवाइडेड दैट मतलब एक्सेप्शन, अब ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स at the option is given to the surviving or the continuing partners to purchase the interest, मतलब परचेस ही कर लो तुम, उसका जो भी शेयर है तुम उसको देने की बजाय तुम उसके इंटरेस्ट को परचेस कर रहे हो, एसेट को बाय कर रहे हो। सपोज मान लो उसने कोई कार लेकर आए थे, अभी वो कार तुम्हारे फर्म के लिए बहुत लकी है, अभी तुमको वो फर्म को वो कार बाय करनी है, इंटरेस्ट जो है वो बाय करना है, तो कर सकते क्या, कर सकते हैं डिसीज्ड और द आउटगोइंग पार्टनर एंड दैट ऑफ द ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, या तो आउटगोइंग पार्टनर जो ऊपर जा रहा है या तो जो बाहर जा रहा है उसका जो भी स्टेट है, जो कि कार है अज्यूम करो हमारे लिए, और हिज स्टेट एज द केस में बी is not entitled for any further or to share the other profits, but if any partner assuming to act in the exercise of the option does not in all the material respect comply with the terms thereof, he is liable on account of the undergoing foregoing of this section। इतना बोलने के बाद आपको सिर्फ इतना ही समझना है, इतना लंबा स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं। प्रोवाइडेड दैट का मतलब है अगर जो सर्वाइविंग पार्टनर है अगर वो डिसाइड कर लेते हैं जो भी इंटरेस्ट कौन सा जो भी परचेस करना है उनको, इंटरेस्ट किसका, इंटरेस्ट जो भी बाहर गया है या तो ऊपर गया है उसका इंटरेस्ट अगर परचेस करना है तो आप परचेस कर लेना। इंटरेस्ट अगर परचेस किया तो आपको उसको ना 6% पर आने का इंटरेस्ट देने की जरूरत है, ना आपको उसके बाद उनको कोई प्रॉफिट का शेयर देने की जरूरत है। तो या तो आप उसका इंटरेस्ट बाय कर लो या तो इंटरेस्ट रहने दो और प्रॉफिट शेयर दो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो।
पॉइंट नंबर 1 एंड 2। लास्ट है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग का मतलब होता है कि भाई एक टाइम की गारंटी नहीं होती। मतलब क्या, अज्यूम करो यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा है मिस्टर एक्स। एक्स ने गारंटी दिया है, गारंटी दिया है किसके बिहाफ पर, गारंटी दिया है, अज्यूम करते हैं हम पीयूष के नाम से, ठीक है। अब पीयूष के नाम से गारंटी दिया है, ठीक है, पीयूष के नाम से गारंटी दिया है, किसको दिया है, एसबीआई बैंक को दिया है। मतलब ही क्या, पीयूष ने जो है एसबीआई बैंक से लोन लिया था, लोन लिया है 10 लाख का, और ये जो 10 लाख का लोन है पीयूष अगर नहीं देता है तो मिस्टर एक्स बोलता है भाई मैं दे दूंगा, ठीक है, 10 लाख का जो लोन है वो अगर पीयूष ने नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। अब ये जब लोन देना है, लोन देने की बात आती है, तो लोन देते वक्त क्या हुआ कि ये जो 10 लाख है वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके आपको भरने दे, ठीक है। अब हुआ ये कि ये कंटिन्यूइंग गारंटी होता है। देखो एक साथ 10 लाख देना इज वन टाइम गारंटी, कंटिन्यूइंग नहीं बोल सकते। कंटिन्यू मतलब कि आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको वो गारंटी, आपने जो भी रीपेमेंट हो रहा है उसके लिए आपने कंटिन्यूस बेसिस पर गारंटी दी है। तो अगर आप चाहो तो इस ये जो भी आपकी गारंटी आपने दी थी इतनी बार, जो भी 10 लाख की जो भी आपने गारंटी दी थी, अगर आप चाहो तो 3 इंस्टॉलमेंट तो भर दिए पीयूष ने, उसके बाद आपको ऐसा लगता है यार आज नहीं तो कल पीयूष डिफॉल्ट करेगा, तो मिस्टर एक्स जो है वो चाहे तो इसके बाद वो लाइबिलिटी, वो जो भी उसने गारंटी दिया था उसको रिवोक कर सकता है। रिवोक करने का मतलब है वो ये बोलेगा कि भाई इसके बाद के लिए मैं लायबल नहीं हूं, तुम और पीयूष देख लेना। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय द चेंज इन द फर्म। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बोला, ये सेम कॉन्सेप्ट आप फॉर्म में लगा देना। कोई पार्टनर चला जाता है तो जो कंटिन्यूइंग लायबिलिटी होगी उसको रिवोक किया जाएगा। चलो आगे, continuing guarantee given by a firm, given to the firm or a third party in respect of the transaction of the firm। फर्म के ट्रांजैक्शन के लिए ऊपर तो चला गया, तो वो बाद में सब्सिक्वेंटली चाहे तो रिवोकेशन हो सकता है। चलो ये कौन सा सेक्शन हुआ, 38। तो अभी हम लोगों ने 8 सेक्शन देख लिए। कौन से 8, 31 से लेकर 38 तक, ठीक है। अब कितना टाइम हुआ, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटे में हमने 8 सेक्शन को कंप्लीट किया। अब थोड़े से चुटुर पुटुर लेती हूँ। सेक्शन 29, 30, 19 बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़े से एक चिट्रू पिट्रू सेक्शन लेती हूँ, फिर ये सेशन खत्म करेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको बचे हुए सेक्शन मिल जाएंगे। जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। जनरल ड्यूटीज क्या है, इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 देख लेना। क्या लिखा है, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी आउट द बिजनेस टू फॉर द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करो, जस्ट एंड फेथफुल तरीके से काम करो, एंड ट्रू एंड फुल इन्फॉर्मेशन दो। दैट्स इट। 3 चीजों को जितना वर्ड्स हाईलाइट किया उतना याद रखना। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना है। दूसरा ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के बाद जितना भी तुम रह सकते हो उतना जस्ट एंड फेथफुल रहना है, पूरा फुल डिस्क्लोजर करना है, फुल इन्फॉर्मेशन देना है और ट्रू अकाउंट्स बनाने हैं। दैट्स इट। दिस इज नथिंग बट द जनरल ड्यूटी। ये जो है ये जनरल ड्यूटी है। सेक्शन नंबर 9 एंड 10 इज अ जनरल ड्यूटी। बाद में राइट स्टार्ट होगा, पहले जनरल ड्यूटी बताइए। सेक्शन नंबर 9 में जनरली ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, फर्म के हित में काम करो, जस्ट एंड फेथफुल रहकर भरोसे के साथ काम करो, और तीसरा सच्ची ट्रू अकाउंट्स देना एंड फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस ऑफ फ्रॉड। मतलब क्या, ध्यान से समझना। सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म। एवरी पार्टनर ने फर्म को इंडेमनीफाई करना है। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस cause to it by his fraud। मतलब पार्टनर, his मतलब पार्टनर के फ्रॉड, पार्टनर by his fraud in the conduct of the business of the firm। ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी लगेगा यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी हमेशा ही चलता है, उसका कार्डिनल प्रिंसिपल। बट अगर ऐसा किया है कि तुमने एज अ पार्टनर अगर कुछ भी कांड किया जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को लॉस सफर हुआ, ऑब्वियस सी बात है पार्टनरशिप फर्म को तो पे करना पड़ेगा, लेकिन जिसने कांड किया, जिसने फ्रॉड किया, उससे पार्टनरशिप फर्म चाहे तो बाद में पैसा रिकवर कर सकता है। दिस इज नथिंग बट सेक्शन नंबर 10। इतना भी बहुत एक्स्ट्रा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। तो 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो चुका है हमारा। तो हमने आज कौन कौन से सेक्शन करे, देखो टोटल 9 से लेकर 38, मतलब कितने सेक्शन है, 19, 29 एंड 30। तो अप्रोक्सीमेटली आपके सेक्शन जो भी होंगे, अप्रोक्सीमेटली कितने सेक्शन है आपको, 29, 30 सेक्शन में अज्यूम कर रही हूँ, राउंड ऑफ कर रही हूँ आसान हो इसलिए। राउंड ऑफ में से अपने ऑलरेडी 8 सेक्शन नीचे देखे, ऊपर के 3 देखे, मतलब इसमें से कितने सेक्शन हो गए हमारे,
11 सेक्शंस हो चुके हैं। ओके 11 सेक्शंस हो चुके हैं और 2-3 सेक्शंस कर लूंगी ताकि फिर अगला सेशन जो भी होगा उसमें बचा हुआ उसमें भी पहले मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस पहले लूंगी और एंड में फिर वापस से चुटर पुटर सेक्शन पर बात करेंगे। तो पहले मैं और 1-2 सेक्शन का ट्राई करती हूँ कंप्लीट करने के लिए। चलो लास्ट 1-2 सेक्शन, सेक्शन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। काफी बड़ा है। चलो ठीक है, सेक्शन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लेते फिर। 13, 14, 15, 16, 17 छोटे हैं, ये भी छोटे हैं, कंप्लीट करने पड़ेंगे। 12 एंड 13 कंप्लीट कर लेते, चलो ठीक है। काफी सारे सेक्शंस बाकी है तो पहले 12 कंप्लीट कर लेते। क्या लिखा है देखो, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सेक्शन नंबर 12, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। लिख दिया सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब क्या, पार्टनर जो बोलेगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो भी बोलेगा वो पहले प्रिवेल करेगा ओवर योर एक्ट। एवरी पार्टनर हैज अ राइट, लेकिन एक्ट क्या बोलता है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पहला राइट है टू टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, दैट्स फाइन, ओके। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बहुत केयरफुली आपने आपकी ड्यूटी को पूरा करना है। अगेन ये भी ठीक है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस है। दूसरा, बहुत केयरफुली अपने बिजनेस को, अपने ड्यूटीज को पूरा करना है। एनी डिफरेंस अराइजिंग एज द ऑर्डिनरी मैटर्स connected with the business may be decided by the majority of the partners and every partner shall have a right to express his opinion before the matter is decided, but no change shall be made in the nature of contracts between the partners। मतलब क्या, बेसिकली ध्यान से समझना, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो सिंपल है कि भाई देखो, कोई भी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट बोलता है कि भाई देखो, कोई भी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस अगर करता है, चलो कोई भी अगर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस करता है, क्या हो गया इसको पता नहीं, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस जो भी करता है, तो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी कंडक्ट होगा, जो भी पार्ट होगा, वो आपने बहुत केयरफुली करना है। दूसरा, हर कोई बंदा जो भी पार्टनर होगा वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस जो भी कैरी आउट किया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा, बहुत केयरफुली ड्यू डिलीजेंस के साथ आपको काम करना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो, कभी भी ऐसा होता है, एनी डिफरेंस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी मैटर्स, मतलब क्या, देखो कोई भी डिसीजन कंपनी में लिया जाता था तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, ऐसा होता है। लेकिन जब कोई पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म में मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि भाई हाँ बोलना है या ना बोलना है। अगर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने हाँ बोल दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो जो भी उन्होंने डिसाइड किया वो चीजें होंगी। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें मेजोरिटी होकर भी कोई फायदा नहीं है, सारे के सारे पार्टनर्स ने हाँ बोलना चाहिए। अब ये कौन से पार्टनर्स है, ध्यान से समझना। अगर आप कोई ऐसे, कौन से मैटर्स है, अगर आप कोई ऑर्डिनरी डिसीजन ले रहे हो, ऑर्डिनरी डिसीजन मतलब क्या, कि भाई देखो कि सपोज मान लो कि भाई ये जो सप्लायर है इससे गुड्स लेने हैं या नहीं लेने, अब ये डिसीजन आपको लेना है, तो मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन, ये ऑर्डिनरी डिसीजन है, नॉर्मल बिजनेस में लिया जाता है। तो आप मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने हाँ बोल दिया, आपने आप वो चीज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर से हाँ बोल दिया, आप कॉन्ट्रैक्ट करो, ट्रांजैक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो नेचर ऑफ द फर्म को ही बदल दे, नेचर ऑफ द फर्म को ही बदल दे, मतलब क्या, कि सपोज मान लो आपका ऑब्जेक्ट था कि आप लोग पेपर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट हो गए मे बी ये बुक के मैन्युफैक्चरिंग पर। पेपर मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी नॉर्मल थिंग कि आपने ये बुक का ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, आपने सिर्फ पेपर नहीं, अब ये ऐसी किताब आपने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करना है, ऐसा आपका नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको डिसाइड करना है। तो अभी हुआ ये कि आपने क्या किया, आपने ऑर्डिनरी डिसीजन है क्या, ये नहीं, आपने आपके फर्म का नेचर बदल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन किस चीज का हो रहा है, आपने डिसाइड पेपर किया था, अब आप शिफ्ट हो रहे किताब पर, तो ये फर्क तो है। तो इसका मतलब जब नेचर ऑफ द फर्म बदलेगा तब ऑल पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, तब मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या बोलते मैटर नहीं करता है, तब इन दैट सिचुएशन आपको क्या चाहिए, सारे पार्टनर्स का कंसेंट मैंडेटरी है। ये
कहीं ना कहीं ये क्या है, ये राइट दिया है। अभी हम लोग थोड़े बहुत राइट्स देख रहे हैं। तो पहला तो पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में पार्ट लो। दूसरा, अटेंड करो डिलीजेंस से, अपनी ड्यूटी पूरी करो। तीसरा, अगर ऑर्डिनरी मैटर्स है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स जो बोलेंगे वो होगा। अगर ऐसा है कि कोई नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी है। जो भी पार्टनर है वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको इंस्पेक्ट करने का या उसको कॉपीज को एक्सेस करने का राइट हमेशा होगा। अगर डेथ होता है तो लीगल हेयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, हिज लीगल हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और देयर ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट shall have a right to access to and inspect the copy of any of the books of the firm। मतलब क्या, अगर ऐसा होता है कि भाई जो चला गया वो थोड़ी ना आकर इंस्पेक्शन करेगा कि मुझे शेयर सही मिला नहीं मिला, तो इसके ऐसे सिचुएशन में जो ऊपर गया है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आकर इंस्पेक्शन करेंगे कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी शेयर दिया है, जो भी उनको इंस्पेक्शन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वो आकर कर सकते हैं। तो एक्सेस एंड सेकंड इंस्पेक्शन किस चीज का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे और या तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे या जो भी ऑथोराइज्ड एजेंट है वो करेंगे। तो ये बेसिक राइट्स दिए हुए हैं जो कि आपके कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में सेक्शन नंबर 12 बताता है। आप अब चलेंगे आगे। इसका जो एनालिसिस है वो बहुत ध्यान से समझना, इसमें काफी कुछ चीजें लिखी है। सबसे पहला, राइट टू टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। राइट टू टेक द part in the conduct of the business, every partner has a right to take the part in the conduct of the business। जो भी मैनेजमेंट पावर्स है वो सबको मिलेंगी। जो भी ऐसा अगर पार्टनर डिसाइड करता है कि हाँ ये स्पेसिफिकली मैनेजमेंट में नहीं इन्वॉल्व होगा तो ठीक है, सब में डिसाइड हुआ है, पार्टनर हाँ बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो पार्टनरशिप फॉर्म जाने। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सारे पार्टनर्स ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है कि हाँ कोई पार्टनर है जो इन्वॉल्व नहीं होगा वगैरह, ऐसा कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जो चार पार्टनर है वो चार पार्टनर मिलकर जो फिफ्थ पार्टनर है उसको रोकते हैं टू एंटर इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो फिर देन इन दैट सिचुएशन क्या कोर्ट इंटरफियर कर सकता है? अगर ऐसा होता है किसी पार्टनर को रोका जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है कि किसी पार्टनर को एंटर होने से कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में रोका गया, तो क्या कोर्ट इंटरफियर करेगा? द आंसर इज अफर्मेटिव, ऑब्वियसली द आंसर इज यस। इन दिस सिचुएशन जो पार्टनर जिसको रोका गया है वो अग्रीव्ड पर्सन माना जाएगा, अग्रीव्ड पार्टी माना जाएगा और फिर अग्रीव्ड पार्टी के उसको राइट्स मिलेंगे। उसके अलावा the above mentioned provision of the law is applicable only if there is no contract to the contrary between the partners। मतलब क्या कि कोर्ट सिर्फ तब इंटरफियर करता है जब उनके बीच में कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ऑब्वियसली बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि स्लीपिंग पार्टनर है ये इंटरफियर नहीं करेगा, तो कोर्ट आकर बाद में नहीं मुझे कैसे आपने इंटरफियर नहीं करने दिया, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मुझे भी देखना है, मुझे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है, ऐसा नहीं होता। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइड हुआ है तो फिर कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ डिसाइड ही नहीं है देन कोर्ट विल इंटरफियर। It is quite common to find out the term partnership agreement, not which gives only limited power to the management to the partner, or the term of the management of the partnership at will remain with one or the more partners। So basically ऐसा usually होता है कि one of the partner usually active partner होता है और बाकी सारे sleeping partner होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करेंगे वैसा ही होगा। तो सबसे पहला, राइट टू टेक द पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट रूटीन मैटर्स में, जो भी आपके रूटीन मैटर्स है, ऑर्डिनरी मैटर्स है, उसमें मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स का ओपिनियन लेना चाहिए और ये मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने गुड फेथ में काम करना चाहिए। अपना जो भी एडवाइस है, अपना जो भी ओपिनियन है वो गुड फेथ में देना चाहिए। इफ मे बी अब मतलब जो ऊपर का जो भी ये मेजोरिटी ऑफ द रूल है, वो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने हाँ बोलने का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप चेंज इन द फॉर्म की बात करते हो। मैंने बुक का एग्जांपल दिया, पेपर से आप बुक बनाने पर शिफ्ट होते हो, देन इन दैट सिचुएशन यूनानिमस कंसेंट लगेगा, मतलब 100%, यानी कि ऑल पार्टनर्स ने हाँ बोलना पड़ेगा। राइट टू एक्सेस, ये ऑब्वियसली बात है, सबको राइट टू एक्सेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलता है। लीगल ईयर जो होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, हाँ ध्यान से समझना, अगर ऐसा लिखा है कि भाई देखो स्लीपिंग पार्टनर है, तुम आकर हमारे बिजनेस में जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं इंस्पेक्ट कर सकते, तो नहीं करेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो लॉ बोलता है कि स्लीपिंग पार्टनर कंडक्ट में, मतलब आते जाते वो डिसीजन नहीं लेगा कुछ भी, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करने का राइट रखता है। उसके अलावा लीगल हियर को भी राइट दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई डेथ होता है किसी पार्टनर का तो जो भी अथोराइज पर्सन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भी पावर दिया जाएगा।
ये होते हैं 5 चीजें। कौन सी? पहले राइट टू टेक द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में, दूसरा कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के बाद जो भी मेजॉरिटी डिसीजन हो, जो भी डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर लेंगे, मतलब कंसल्टेड वाला राइट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स डिसीजन लेंगे। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स डिसीजन नहीं लेते हैं तो अगर ऐसा वो सिर्फ तब हो सकता है जब आपको कोई ऐसा डिसीजन है जो नेचर ऑफ द फर्म को बदलने का डिसीजन है। नेचर ऑफ द फर्म बदलने का डिसीजन है तो यूनानिमस कंसेंट लगेगा। कॉन्ट्ररी आप कुछ भी कर नहीं सकते। इंस्पेक्शन करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का राइट सारे पार्टनर को होगा, अलॉन्ग विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अथोराइज्ड पर्सन, जो भी पार्टनर ने जिस भी बंदे को अथोराइज किया है वो। आई गेस सारे पॉइंट्स हो चुके हैं इस सेक्शन के। सेक्शन नंबर 13 के लिए रुकना जरा, सेक्शन नंबर 14 खत्म कर देती हूँ। गुडविल एज सच कुछ इतना आपको एग्जाम में आता नहीं, अगर आया तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट आता है, इसलिए गुडविल खत्म करेंगे। उसके बाद आई विल स्टॉप फॉर द डे, ठीक है। और सेक्शन 17 आपको होमवर्क होगा। क्यों? क्योंकि होमवर्क के नाम पर कुछ है ही नहीं। होमवर्क के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना लिखा है कि चेंज हुआ तो कैसे रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो इस सेक्शन 17 आपका होमवर्क होगा। और सेक्शन नंबर अभी कौन सा अपन कंप्लीट करेंगे? पहले अपन कंप्लीट कर लेंगे गुडविल वाला एंड देन विल एंड दिस सेशन। बचे हुए बहुत सारे सेक्शंस हैं जो अभी भी इंपॉर्टेंट बाकी है, जो कि हम लोग कंप्लीट करेंगे अगले सेशन में। चलो सेक्शन नंबर 14 गुडविल स्ट्रेट अवे आएगा एग्जाम में। एक्सप्लेन गुडविल, तो यूजुअली पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में बात करी है और उसका एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन नंबर 15 बात करता है। 15 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू 14। बस 14 क्या बात करता है? पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी होती है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है वो आपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। रियलिटी में अलग चीजें चलती, वो अलग बात होगी, लेकिन लॉ क्या बोलता है? यूज नहीं कर सकते। Subject to the contract between the partners, the property of the firm includes all the property, rights, interest in the property originally brought into the stock of the firm, acquired हो, purchase हो और otherwise हो, acquired हो, purchase हो या otherwise हो by the firm for the purpose and in the course of business of the firm and include the goodwill also. So basically सारी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसमें स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन सिर्फ आता है गुडविल को लेकर। तो गुडविल जो है आपका, गुडविल मतलब क्या? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन गुडविल, 3 मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए ज्यादा आएगा, तो पहला लाइन आप डायरेक्टली ये मत लिख देना कि गुडविल का मतलब होता है जो आपको आता है वो जो भी आपका एक्स्ट्रा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर का जो भी रिटर्न होता है, फिर ऐसे ढूंढते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा आपने ऐसा कुछ नहीं लिखना। पहला लाइन आपका ये आना चाहिए, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट डिफाइन गुडविल। ये पहला लाइन आना चाहिए, जो कि बच्चा नहीं लिखता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता। पहली बात तो गुडविल डिफाइन ही नहीं किया है पार्टनरशिप एक्ट में, तो पहला लाइन आप ये लिखो। However, in common parlance, section 40, however in common parlance, goodwill means और इंक्लूड्स, ऐसा करके आप बाकी की चीजें लिख सकते हो। तो गुडविल का मतलब क्या होता है ये आप बहुत टाइम से देखते आ रहे हो, इसके लिए मैंने ये सेक्शन लिया और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। गुडविल का जो ये डेफिनेशन है, दैट इज वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस in respect of profits expected in future over and above your normal profits earned by the undertaking belonging to the same class of the business. So basically आपने ये लाइन लिख देना। पहला तो ये लिख देना कि गुडविल टर्म डिफाइन नहीं है, दूसरा ये लाइन लिख देना, और तीसरा ये, और चौथा ये। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी मत लिखना। ये जो चौथा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो रेस्ट्रिक्शन वाला ही पॉइंट है जो ऑलरेडी हम लोग सेक्शन नंबर 36 एंड 11 में कर चुके हैं। तो अगेन ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। बस आपको एक बार एक्सप्लेनेशन इस चीज का दे देती हूँ। गुडविल का मतलब क्या है? जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है ओवर एंड अबव योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है ओवर एंड अबव, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था, वो होगा गुडविल। जब भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो सारे पार्टनर के पास ये राइट है कि भाई देखो, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो गुडविल ऑफ द फर्म जो भी रहेगा वो बिजनेस का सारे पार्टनर्स के सहमति से गुडविल सेल करने की परमिशन दी जाएगी। जब भी गुडविल सेल होगा तो सामने वाले पर आप रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट का एंड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का, जैसे भी आपको सही लगे। तो इस दैट्स इट ऑल अबाउट द गुडविल एंड द प्रॉपर्टी। एज सच इतना फोकस मत करना सेक्शन नंबर 14, तभी मैंने अभी लिया एट दी एंड। इसी के बाद हम लोग यहीं पर खत्म कर देंगे। सेक्शन नंबर 15, 16 हम लोग ध्यान से करेंगे। 17 आपका होमवर्क दिया है मैंने, एंड सेक्शन नंबर 18 आपको होमवर्क होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एजेंट की बात करता है, कुछ नहीं, इतना ही बोला है। हर पार्टनर ने फर्म के लिए एज अ
प्रिंसिपल काम करेगा और एज ए एजेंट काम करेगा और सबकी लाइबिलिटी म्यूचुअल होगी, सबकी लाइबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरल होगी। इसके अलावा और कुछ भी बोला नहीं है सेक्शन नंबर 18 में। तो सेक्शन नंबर 18 भी आपको आता है तो सेक्शन 18 में आप कर लेना। बाकी बचे हुए जो सेक्शंस है, बाकी बचे हुए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस अभी भी बाकी है जो कि हम लोग करेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसी तरीके से लेक्चर्स सारे सुनते रहो और थोड़ा सा लाइक भी किया करो, मतलब मुझे भी मोटिवेशन दिया करो कि भाई हाँ, इतनी मेहनत अगर कोई कर रहा है तो सामने वाले आपको जैसे मोटिवेशन की जरूरत है वैसे हमको भी लगती है कि कभी कभी हमको भी ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में सही बच्चों तक पहुंच रहा है। इसलिए थोड़ा बहुत लाइक शेयर आप भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।